ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और फॉर्मली हम फंक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक हम जितना भी देख रहे थे वो सब बेसिक था। फॉर्मली फंक्शंस देखना शुरू करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन को देखने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें एक वर्ड सिखाना चाहता हूँ जिसे कहते हैं मैपिंग। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैं एक्सिस सिस्टम बनाऊंगा और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूंगा ऐसे। ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, क्लियरली इस पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं x की वैल्यू वो डोमेन में कंटेंट होंगी और जो y की वैल्यू आ रही हैं वो रेंज में कंटेंट होगी। ठीक है, अच्छा, तो गौर से समझो कि अब क्या किया जाएगा कि लेट्स से हम मैपिंग को समझना चाहते हैं। तो x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू है। लेट्स से कोई x की वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग ये कोई y की वैल्यू है। ठीक है, तो एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो ये मैंने सेट बना लिया, दिस इज x एंड दिस सेट इज y। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है 3, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है एलिमेंट 9 से। तो 3 की मैपिंग हो गई 9 के साथ। सिमिलरली 4 की मैपिंग हो गई 16 के साथ। 4 की मैपिंग हो गई 16 के साथ। ऐसे ही 5 की मैपिंग हो गई 25 के साथ एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफैक्ट केवल इंटीजर ही नहीं और भी रियल नंबर्स भी हो सकते, 3.5 भी हो सकता है। तो उनकी सबकी मैपिंग है। सो दिस इज कॉल्ड मैपिंग, कि हमने एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से मैप करा दिया। दिस इज कॉल्ड मैपिंग। ये एरो बनाया है, ये मैपिंग को शो कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छा, ये जिसमें डोमेन होता है इस सेट को हम बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, जिससे मैपिंग हो रही है उस सेट को बोलते हैं डोमेन और जिसमें मैपिंग हो रही है उस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। अच्छा, तो फिर कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है? कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है? तो देखो, रेंज वो हो सकती है जो जो एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हो, जैसे 9 कंटेंट है, 16 कंटेंट है, 25 कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बना देता, लेट्स से -5, और कोडोमेन में -5 भी लिख देता। ठीक है, तो -5 किसी से मैप हो रहा है क्या? नहीं, किसी से मैप नहीं होता -5। क्यों? -5 वैल्यू होती ही नहीं इस फंक्शन की, तो वो रेंज में नहीं आता। कोडोमेन में आ गया बट रेंज में नहीं आता। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, बस इतनी सी बात अभी समझ के रखो। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि मैपिंग क्या होती है। अच्छा, ऐसा कहीं डेफिनेशन नहीं आएगी कि व्हाट इज़ मैपिंग, बस समझने के लिए बताया मैंने। तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन, अ फंक्शन, अ फंक्शन से f of x, से f of x is a rule, is a rule, is a rule or correspondence, or correspondence, or correspondence which relates, which relates, which relates each and every, each and every, each and every element, each and every element of a given set, of a given set, say a, say a, say a, to a unique element, to a unique element, to a unique element
to a unique element of another given set say B। ठीक है, तो क्या कही गई बात, दो पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया गया है कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, दिस इज सेट ए। वैसे सेट तो लिखेंगे नहीं, केवल ए लिख देते हैं, दिस इज ए। ओके, सो वी हैव सेट ए एंड वी हैव अनदर सेट बी, और इसमें एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। यहाँ पर हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। ठीक है, तो क्या बोला गया कि सेट ए में ईच एंड एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम डोमेन का सेट बोलते हैं, और हर एक एलिमेंट की जो ए में है उसकी बी सेट में यूनिक इमेज होनी चाहिए। बी सेट इज़ द कोडोमेन वाला सेट। तो लेट्स से अल्फ़ा 1 इज़ मैप्ड टू बीटा 1, अल्फ़ा 2 इज़ मैप्ड टू बीटा 2, अल्फ़ा 3 इज़ ऑल्सो मैप्ड टू बीटा 2 एंड अल्फ़ा 4 इज़ मैप्ड टू बीटा 3। तो बीटा 4 छूट गया, बीटा 4 किसी से मैप नहीं है, ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 ये चारों मैप हो गए, है ना, ये भी मैप है, ये भी मैप है, ये भी मैप्ड है, ये भी मैप्ड है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मैप हो गया सेट ए का, है ना, और यूनिक इमेज है। अल्फ़ा 1 की एक यूनिक इमेज है, अल्फ़ा 1 की दो इमेज नहीं है, देखो, अल्फ़ा 1 की केवल एक ही इमेज है बीटा 1, अल्फ़ा 2 की भी केवल एक ही इमेज है बीटा 2, अल्फ़ा 3 की भी केवल एक ही इमेज है बीटा 2, अल्फ़ा 4 की भी केवल एक ही इमेज है बीटा 4, सॉरी बीटा 3। तो बीटा 4 अकेला छूट गया। अच्छा, तो रेंज क्या होगी यहाँ पर, रेंज होगी, अब जो जो वैल्यूज़ टेकन हुई हैं कोडोमेन में, बीटा 1 टेकन है, बीटा 2 टेकन है, बीटा 3 टेकन है, बीटा 4 नहीं है, तो रेंजेस बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, दिस इज़ द रेंज। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं डोमेन और कोडोमेन की। तो नोट करके लिखो, नोट इट डाउन, लिखो सेट ए is called domain of function f, and set b is called codomain of function f, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं अपन, ए से बी इज फंक्शन इज डिफाइंड, तो ऐसे लिख देते हैं ए से बी फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा, अगर सिम्बॉलिकली लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं फंक्शन, ऐसे कॉलन लगा के ए से बी, तो एफ डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, दिस इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्लियरली इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद करने की, कि इस सेट में से कोई भी नहीं छूटना चाहिए, है ना, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूँ, तो हमें जजमेंट करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो बताते जाओ कि फंक्शन है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 1, we have set A, there are 3 elements in that, alpha 1, alpha 2, alpha 3, function is defined from A से B, B is the codomain, और codomain के elements हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फ़ा 1 से बीटा 1 कनेक्टेड है, अल्फ़ा 2 से बीटा 2 कनेक्टेड है, और अल्फ़ा 3 से बीटा 2 कनेक्टेड है। तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो क्या चेक करना है इसमें कि
ए में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो अल्फ़ा 1 भी है, अल्फ़ा 2 भी है, अल्फ़ा 3 भी मैप्ड है। ए में सारे के सारे मैप होने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए इसमें, तो हाँ भाई है। और अल्फ़ा 1 की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो अल्फ़ा 1 की यूनिक इमेज बीटा 1 है, अल्फ़ा 2 की यूनिक इमेज बीटा 2 है, अल्फ़ा 3 की यूनिक इमेज बीटा 2 है। ऐसा मत सोचना कि बीटा 2 तो 2 की इमेज है तो यूनिक कैसे हुई, नहीं नहीं, अल्फ़ा 2 के लिए 2 इमेज थोड़ी है, अल्फ़ा 2 के लिए तो एक ही इमेज है। सिमिलरली अल्फ़ा 3 के लिए भी एक ही इमेज है, तो अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 दोनों के लिए एक एक इमेज ही है, तो यूनिक इमेज है, तो यस इट इज़ अ फंक्शन, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। अब आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पे। We have function defined from A से B। A साइट में 4 एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, और B सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, अल्फ़ा 1 से बीटा 1 कनेक्टेड है, अल्फ़ा 2 से बीटा 2 कनेक्टेड है, अल्फ़ा 3 से भी बीटा 2 कनेक्टेड है, और अल्फ़ा 4 से बीटा 3 कनेक्टेड है। तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो इधर डोमेन में चारों साइट, चारों जो एलिमेंट्स हैं वो टेकन है, हाँ भाई सबके सब कनेक्टेड है, और अल्फ़ा 1 की यूनिक इमेज है, अल्फ़ा 2 की यूनिक इमेज है, अल्फ़ा 3 की भी यूनिक इमेज है, और अल्फ़ा 4 की भी यूनिक इमेज, सबकी यूनिक इमेज है, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। अच्छा, ऊपर वाले केस में अगर हमें रेंज लिखनी होती, फंक्शन की रेंज क्या है, तो क्या लिखते हैं हम, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तो नहीं है, तो केवल बीटा 1 और बीटा 2। इसमें रेंज लिखनी होती तो इसमें तीनों के तीनों एलिमेंट्स टेकन है, तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, तो कुल मिला के अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 इन सब से एक एक एरो निकल रहा है, इस वजह से किसी से अगर 2 एरो निकल जाए तो फिर नहीं बनेगी बात, फंक्शन नहीं होगा फिर वो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, वेयर ए इज़ द डोमेन, और उसमें एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और बी एलिमेंट, बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, और मैपिंग कुछ इस प्रकार से है, अल्फ़ा 1 इज़ कनेक्टेड टू बीटा 1, अल्फ़ा 2 इज़ कनेक्टेड टू बीटा 2, अल्फ़ा 3 इज़ कनेक्टेड टू बीटा 3 एंड बीटा 4। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा 3 की यूनिक इमेज नहीं है, अल्फ़ा 3 की एक इमेज नहीं, 2 इमेज हैं, बीटा 3 और बीटा 4, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या लिखेंगे? एज अल्फ़ा 3 इज़ नॉट यूनिकली रिलेटेड, इज़ नॉट यूनिकली रिलेटेड। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक रिलेशन डिफाइंड है ए से बी। अच्छा, ये सब रिलेशन है ना, फंक्शन की डेफिने ये चाहे फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन तो है। तो ऊपर मैंने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम कहा था कि फंक्शन इज़ डिफाइंड, तो ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली में, है ना, दिस इज़ जस्ट अ रिलेशन। वो तो हमें बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो ऐसे ही ए से बी एक रिलेशन डिफाइंड है, फंक्शन तो हमें तय करना है कि है कि नहीं। ठीक है, तो ए से बी एक डिफाइंड है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अल्फ़ा 1 से बीटा 1 रिलेटेड है, अल्फ़ा 2 से बीटा 2 रिलेटेड है। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि डोमेन में अल्फ़ा 3 तो खाली छूट गया, डोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ function, as alpha 3 is left unrelated in domain,
कोडोमेन में अनरिलेटेड छूट जाए चलेगा, लेकिन डोमेन में अनरिलेटेड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो एक नोट करके लिखो, राइट डाउन अ नोट। लिखो इसमें द वेरिएबल द वेरिएबल which takes its value from domain is called independent variable, is called independent variable, usually x, and the variable and the variable which takes it which takes it which takes its which takes its value from codomain from codomain is called dependent variable, is called dependent variable generally y। क्या बात कही गई कि अगर हमने कोई ऐसे डिफाइन किया रिलेशन x से y, ठीक है, तो इसमें जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये सब कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो भी आते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इक्वेशन मान लो सपोज हमने ऐसे लिखी हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये y क्या है, ये y है कोडोमेन का पार्ट, है ना, और x क्या है, डोमेन का पार्ट। बस इतनी सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट नोट करके लिखो, नेक्स्ट नोट कि इफ फंक्शन f रिलेट्स एलिमेंट अल्फ़ा जो डोमेन में है, एलिमेंट अल्फ़ा जो डोमेन में है, टू एलिमेंट बीटा जो कोडोमेन में है, बीटा एलिमेंट कोडोमेन में है, देन it can be written as f of alpha is equals to बीटा। यानी हम फंक्शन में अल्फ़ा वैल्यू रख देंगे x की जगह, तो हमें बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस आगे लिखो, इन दिस केस बीटा is called image of alpha under function f। तो बीटा अल्फा की इमेज है फंक्शन f के अंडर। ठीक है, ऑल्सो अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बीटा अंडर फंक्शन f। ठीक है, तो जो अल्फ़ा है वो प्री इमेज कहलाती है बीटा की, और जो बीटा है वो इमेज है अल्फ़ा की। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव सेट रिलेटेड टू ए से बी, ए के अंदर दो एलिमेंट्स अल्फ़ा बीटा,
और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, गामा, डेल्टा, थीटा, और रिलेशन कुछ ऐसा है, अल्फ़ा से गामा रिलेटेड है, बीटा से थीटा रिलेटेड है। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। अल्फ़ा की भी एक इमेज है, बीटा की भी एक इमेज है, और एक डेल्टा छूट गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ अल्फ़ा कैसे लिख सकते हैं? दिस इज़ सबसे पहले तो ये फंक्शन है, और एफ ऑफ अल्फ़ा क्या लिखेंगे? गामा। एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ गामा, एंड एफ ऑफ बीटा इज़ थीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा की इमेज है गामा, बीटा की इमेज है थीटा। गामा की प्री इमेज है अल्फ़ा और थीटा की प्री इमेज है बीटा। ठीक है, तो इसको हम शब्दों में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो राइट डाउन कि गामा इज़ द इमेज ऑफ अल्फ़ा अंडर फंक्शन एफ, ठीक है, एंड थीटा इज़ द इमेज ऑफ बीटा अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, जब प्री इमेज लिखना है तो अल्फ़ा इज़ द प्री इमेज ऑफ गामा, अल्फ़ा इज़ द प्री इमेज ऑफ गामा, प्री इमेज ऑफ गामा अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, एंड बीटा इज़ द प्री इमेज ऑफ थीटा, बीटा इज़ द प्री इमेज ऑफ थीटा अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, अच्छा रेंज वैसे तो मैंने बता दिया, तो एक नोट करके और लिखो रेंज के बारे में। नोट डाउन व्हाट इज रेंज। तो जो वैल्यूज टेकन हो रही हैं कोडोमेन में, दोज आर कॉल्ड रेंज। तो लिखो द सेट containing all images under function f is called range। तो वो सेट जिसमें जो इमेजेस हैं वो आ गई हैं, वो रेंज कहलाती है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफाइंड, no element in domain should be left without an image, है ना। ये ऑलरेडी समझ चुके हैं हम कि भाई अगर कोई भी एलिमेंट डोमेन में छूट गया जिसकी कोई इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि अगर एक एलिमेंट है डोमेन के अंदर तो उसकी एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन should have exactly one image, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, each x should have only one y, though y may have multiple x, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का ग्राफिकल मतलब क्या है? इस चीज़ का ग्राफिकल मतलब है कि अगर हमने एक x के करस्पॉन्डिंग 2 y मिल गए तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक y के करस्पॉन्डिंग 2 x हैं तो वो फंक्शन हो सकता है। तो इसका ग्राफिकल मतलब क्या है? तो लिखो ग्राफिकली कि नो वर्टिकल लाइन should intersect with graph of a function
ऑफ अ फंक्शन मोर देन वंस, ठीक है। मतलब हम एक ग्राफ बनाएंगे, अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन है उसका ग्राफ बनाएंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, कहीं पे भी खींच सकते हैं हम, और अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस नहीं बना रहे क्योंकि वो वर्टिकल होती है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, लेट्स से ग्राफ इज लाइक दिस। तो अब तुम बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन खींच के देखो तुम, एनीवेयर, यहाँ खींच लो चाहे यहाँ खींच लो, कहीं भी खींच लो, तो वो ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ एक ही जगह। तो यस, ऐसा कोई सा हम पॉइंट, ऐसा कोई सी भी लाइन वर्टिकल नहीं खींच सकते जो एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रही हो, सो इट इज़ अ फंक्शन। सो यस, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते जो एक से ज़्यादा जगह इसको इंटरसेक्ट कर पाए, ठीक है। तो यस, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल, कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमने बना दिया ग्राफ कुछ ऐसा। तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो मैं एक ऐसी लाइन वर्टिकल खींच सकता हूँ जो इसको 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, और भी बहुत सारी हैं वर्टिकल लाइन, लेकिन एक भी बना दी तो भी ये वो फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम कि अभी तो हमने सेट के फॉर्म में देखा, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तब क्या करना है। तो एक आध छोटा मोटा एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम इक्वेशन के फॉर्म में, लेकिन एक आध एग्जांपल फिर और देख लेते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन कि लेट एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, सो देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब वैल्यूज़ चल जाएंगी एक्स की। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 4, ये डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके से सिम्बॉलिकली लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिम्बॉलिकली इट इज़ गिवन एट लेट फंक्शन इज डिफाइंड एज आर प्लस से आर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द डोमेन। अच्छा, अब स्पेसिफिकली उसने डिफाइन करके दे दिया डोमेन, तो एफ डोमेन से को डोमेन तक ऐसे लिखा जाता है सिम्बॉलिकली। सो दिस इज गिवन एज डोमेन। अब इस डेफिनेशन के अब ये जो दिया हुआ है, जैसे इक्वेशन दी हुई है, उससे दिमाग नहीं लगाना है अब हमें। अब हमको पता है कि इसकी बात इसी डोमेन में की गई है, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द को डोमेन। तो कुल मिला के आंसर इज डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसा मत सोचने लगना कि यार ये एफ ऑफ एक्स तो डिफाइन है एक्स क्यूब, तो ये तो सारी रियल वैल्यूज होती हैं। हाँ भाई होती हैं, लेकिन उसने तो डोमेन डिफाइन ही करके दे दिया कि यही लो डोमेन में, इसलिए यही डोमेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पर तो उसने फंक्शन ही डिफाइन करके दिया, हमें खुद अपने दिमाग से ढूंढना था डोमेन। यहाँ तो डोमेन ही डिफाइन करके दे दिया उसने, पूछा है कि डोमेन क्या है, तो वही का वही होगा फिर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं फंक्शंस कैसे क्लासीफाई होते हैं, हाउ आर फंक्शंस क्लासिफाइड. सो नेक्स्ट important concept is classification of functions. Classification of functions. Classification of functions. ठीक है. तो विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसमें पहले टाइप का क्लासिफिकेशन है इनटू एंड ऑनटू. इनटू या ऑनटू. तो फंक्शन या तो इनटू हो सकता है या तो ऑनटू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है. तो देखो, सबसे पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर ए. पॉइंट नंबर ए लिखो. तो लिखो इसमें अ फंक्शन f of x defined as f a से b, this is how the function is defined, is called into if range of function belongs to codomain. ठीक है. that is range of f of x is proper subset of codomain. प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि जो कोडोमेन में सब कुछ है. ठीक है. मतलब कि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है. ठीक है. तो कहने का क्या मतलब है कि एक भी एलिमेंट छूट गया है तो वो इनटू होगा. तो लिखो दैट इज कोडोमेन contains at least one element which is not present in range, तो मतलब कोडोमेन में कुछ ऐसा छूट गया है जो एक आध जो रेंज में नहीं हो, वो कहलाएगा इनटू फंक्शन. ये हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि f will be called onto if range is exactly overlapping with the set of codomain. अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेज हैं तो वो रेंज कहलाएगा. मतलब वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा. मतलब कि रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली बराबर हो गए तो फिर वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा. ठीक है. तो बस इतनी सी बात है. और ऑन टू को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सी करके लिख लो. ऑन टू फंक्शंस are also called surjective function. ठीक है. तो समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या लिख दी गई ये सब बातें. तो देखो कि अगर कोडोमेन में एक भी छूट गया, रेंज पूरी की पूरी नहीं है कोडोमेन के सेट की, तो वो क्या कहलाएगा इनटू. और अगर सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स रेंज हैं तो वो ऑनटू कहलाएगा. तो लेट्स राइट वेदर इट्स दिस गिवन फंक्शन इज इनटू और ऑनटू. ठीक है. यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डोमेन में और कोडोमेन में है ABC. और अल्फ़ा रिलेटेड है A से, बीटा रिलेटेड है B से और गामा रिलेटेड है B से. तो बताओ ये इनटू है या ऑनटू है. तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन में C छूट गया, ये रेंज में नहीं है. तो कोडोमेन में तो ABC है लेकिन रेंज में केवल A और B है. तो रेंज का जो सेट है वो कोडोमेन के सेट से ओवरलैप नहीं कर रहा. मतलब ओवरलैप कर रहा है लेकिन सारे एग्जैक्टली सेम सेट नहीं है. सो इट इज़ इनटू फंक्शन.
इट इज़ इनटू फंक्शन। एक भी छूट गया तो इनटू फंक्शन है, ठीक है। एक और ऐसे ए से बी डिफाइंड है एक फंक्शन, एस एलिमेंट में अल्फ़ा बीटा गामा है और बी एलिमेंट में डेल्टा थीटा है। अल्फ़ा रिलेटेड है डेल्टा से और बीटा रिलेटेड है थीटा से, गामा भी रिलेटेड है थीटा से। तो बताओ ये इनटू है या ऑन टू? तो अब यहाँ पे दो एलिमेंट है कोडोमेन में और दोनों के दोनों इमेज है किसी ना किसी की, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है यहाँ पर। हेयर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया ऑन टू फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, होपफुली समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लो। कि हमारे पास एक मैपिंग है ए से बी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। ए में एलिमेंट्स हैं दो, अल्फ़ा बीटा, और बी में एलिमेंट्स हैं गामा डेल्टा थीटा। अल्फ़ा रिलेटेड है गामा से, बीटा रिलेटेड है डेल्टा से और बीटा रिलेटेड है थीटा से भी। तो बताओ ये इनटू है या ऑन टू है? तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि बीटा दो से रिलेटेड है यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल। एक मैपिंग है फंक्शन की ए से बी सेट। ए सेट में है अल्फ़ा बीटा गामा और बी सेट में है ए बी सी। तो अल्फ़ा से ए रिलेटेड है, बीटा से बी रिलेटेड है और गामा से सी रिलेटेड है। तो हमें बताना है कि ये इनटू है या ऑन टू है। तो फंक्शन तो है, देखो एक एक यूनिक मैपिंग है। अल्फ़ा से भी एक निकल रही है, बीटा से भी एक निकल रही है, गामा से भी एक निकल रही है। यूनिक मैपिंग है डोमेन में सभी एलिमेंट्स की। और ए बी सी कोडोमेन में है और तीनों के तीनों मैप्ड हैं किसी ना किसी से। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज बराबर है। सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हेयर, सो इट इज ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बात हमें समझ जानी है। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन लिखते हैं कि अगर हमें बताना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले तो रेंज निकाल लो फंक्शन की और फिर कोडोमेन से कंपेयर करके देखो, अगर कोडोमेन के बराबर है तो ऑन टू, अगर रेंज थोड़ी कम है कोडोमेन से तो इन टू। ठीक है, तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। तो टू फाइंड whether whether a function f of x is into or onto, is into or onto, then first find range in the given domain, then compare it with the कोडोमेन, तो पहले रेंज फाइंड कर लो, फिर उसे कंपेयर करो कोडोमेन के साथ। और अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, कोडोमेन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रेंज, तब कंक्लूड कर दो कि भाई वो क्या है, वो है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव, अगर रेंज ऑफ फंक्शन प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में छूट गया है जो रेंज में नहीं आया है, तब वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका ऐसा उल्टा पड़ जाए कि कोडोमेन इज अ प्रॉपर सबसेट, ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब रेंज एक्सीड हो गई, रेंज कोडोमेन से बाहर निकल गई, तब तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। सो इट विल नॉट अ फंक्शन।
इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बात पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन कि लिखा फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस से आर, यानी कि डोमेन है आर पॉजिटिव और रेंज है ऑल रियल वैल्यूज, एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज x minus 1 by x. then find whether find whether f of x is into or onto। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो लिखा हुआ है, ये इनटू है या ऑन टू है। ठीक है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, सबसे पहले समझो कि ये डोमेन क्या है। डोमेन आर प्लस है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर प्लस। अच्छा, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है ऑल रियल वैल्यूज। सो कोडोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। तो अब हमें देखना है इसमें कि भैया इस रेंज में, इसकी जो रेंज है, रेंज का हमें देखनी है, केवल डोमेन में ही कॉन्सेंट्रेट करना है। डोमेन जितना लिखा उसी में रेंज देखनी है। तो क्या वो सारी की सारी रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है या कम आ रही है? अगर बराबर आ रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर बराबर नहीं, अगर मतलब एग्जैक्टली बराबर आ रही है कोडोमेन के, तब तो ऑन टू हो गया। नहीं आ रही तो इन टू हो गया। ठीक है, तो कैसे करें इसको? तो इसका ग्राफ वगैरह देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, अच्छा अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाल दें एफ डैश एक्स, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़, है ना। ज़ीरो नहीं है डोमेन में, तो ज़ीरो तो रखना ही नहीं है इधर। तो कुल मिला के दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि इस फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है यानी कि बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कभी उतरेगा ही नहीं, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर इसकी हम ज़ीरो पे लिमिट देख दें और इन्फिनिटी पे देख दें, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो कहाँ से कहाँ तक डोमेन है? सबसे पहले तो ऑल रियल वैल्यूज, तो ये भी नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है, बट ये ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज सारी डोमेन में आ रही हैं। तो ग्राफ इधर साइड ही बनाना है, पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव में तो देखना ही नहीं है। अब हमने क्या देखा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, फंक्शन जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब बढ़ेगा ही ग्राफ, कभी कम नहीं हो सकता। स्लोप नेगेटिव होता है तब कम होता है ना ग्राफ, इसका मतलब बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो एक तो हम यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं ज़ीरो पे, और एक इन्फिनिटी पे वैल्यू देख लेते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं हम वैल्यू। तो यहाँ पे देखा हमने कि चलो भाई x अगर टेंडिंग टू ज़ीरो है तब वैल्यू क्या होगी हमारे फंक्शन की? तो फंक्शन इज लाइक x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये किधर जाएगा जब ज़ीरो को जा रहा है? तो ये ज़ीरो की तरफ, और 1 बाई एक्स जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ओवरऑल वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ज़ीरो पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, बहुत ही मतलब खतरनाक ऐसा। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज़। तो रेंज और कोडोमेन मैच कर गए, है ना, दिस इज कोडोमेन, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू फंक्शन।
यही आंसर हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फंक्शन इज डिफाइंड एज आर प्लस से लेके आर प्लस, और उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो बताना है चेक वेदर इट इज़ ऑन टू और इन टू, ऑन टू है या इन टू है, ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हम जानते हैं, बहुत ही आसानी से जाना पहचाना सा ग्राफ है। ठीक है, तो बना देते हैं धड़ाम से। ये बन गया, लेकिन हमें तो केवल पॉजिटिव एक्स में देखना है। क्यों? क्योंकि डोमेन इसका पॉजिटिव एक्स है। तो नेगेटिव एक्स में मटाओ, ग्राफ को हटाओ सारे को। ये मिटा दिया, केवल पॉजिटिव एक्स में ही ग्राफ देखना है। ठीक है, मुझे ज़ीरो पे भी नहीं देखना ना, पॉजिटिव एक्स में। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज़ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसके करस्पॉन्डिंगली रेंज क्या है? रेंज है इसकी ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। तो ग्राफ की जो रेंज है, फ्रॉम ग्राफ रेंज इज ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी इज़ ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडेड। तो दैट इज़ नथिंग बट आर प्लस, और जो कि कोडोमेन के बराबर है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, हेंस ऑन टू। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर से आर प्लस। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब। तो चेक वेदर इट इज़ इन टू और ऑन टू। इन टू या ऑन टू ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ भी पता है हमें, एक्स क्यूब का ग्राफ भी पता है हमें। ये बना दिया भाई एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, लेकिन कोड तो ये सारी रियल वैल्यूज़ के लिए डोमेन आएगा, तो हाँ भाई ऐसे ही होगा ग्राफ। तो अब इसकी रेंज देखो ज़रा सा। इसकी अगर रेंज देखी हमने, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ रही है, माइनस इन्फिनिटी भी ले रही है, प्लस इन्फिनिटी भी ले रही है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज़। लेकिन कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो केवल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ है। तो रेंज बड़ा हो गया कोडोमेन से, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। तो हेयर रेंज मतलब कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज। सो हेयर कोडोमेन इतना है, देखो अगर मैं मार्क करूं तो कोडोमेन इतना है, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। लेकिन रेंज अगर मैं मार्क करूं तो वो इतना है, ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो भाई साहब रेंज बड़ा सेट हो गया कोडोमेन से, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ये कोडोमेन वाला सेट था, रेंज बड़ा हो गया कोडोमेन से। तो हेयर कोडोमेन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रेंज, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इनटू ऑन टू का तो सवाल ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन which is let a function is defined f a से b and
number of elements in set A is n1, number of elements in set B is n2, then find then find then find whether then find whether f is into or onto given that first part n1 is greater than n2, second part n1 is less than n2, and third part n1 is equals to n2. ठीक है, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ये फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, और ए सेट में n1 एलिमेंट्स हैं, ए सेट में n1 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में कोडोमेन वाले सेट में n2 एलिमेंट्स हैं। डोमेन वाले सेट में n1 एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन वाले में n2 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें बताना है कि ऑन टू होगा या n2 होगा, डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, n1 इज़ ग्रेटर देन n2, यानी कि डोमेन में ज़्यादा है, कोडोमेन वाले सेट में कम है। तो अपन कुछ रैंडम बना लेते हैं अपने हिसाब से कि ए से बी डिफाइंड है। तो ये पहला है वेयर n1 इज़ ग्रेटर देन n2, यानी कि ए सेट में बी सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स होने हैं। इसमें मान लो सपोज अपन ऐसा लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें लिख देते हैं ए बी। ठीक है, तो अब अपन बना के देखते हैं क्या इनटू हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। अगर अल्फ़ा से मैंने ए कनेक्ट कर दिया, बीटा से भी ए कनेक्ट कर दिया और गामा से भी ए कनेक्ट कर दिया, तो ये बी छूट गया, तो ये इनटू हो गया। सो दिस इज़ इनटू। और ऑन टू भी हो सकता था कि बीटा से पकड़ के अपन बी को कनेक्ट कर देते अगर, तो वी कैन हैव दिस ऑल्सो। ए से बी कनेक्टेड है, ये अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे ए बी, अल्फ़ा से ए कनेक्टेड, बीटा से ए कनेक्टेड और गामा से बी कनेक्टेड। तो अब यहाँ पे इन कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो यहाँ पे ऑन टू भी बन गया। तो पहली सिचुएशन में इन टू और ऑन टू दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पार्ट ए का आंसर बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, अब पॉज करके तुम इसके लिए ट्राई करो और इसके लिए ट्राई करो। ठीक है, अब सेकंड पर आ जाते हैं, बी पार्ट कि n1 इज़ लेस देन n2, यानी कि डोमेन वाले सेट में कम एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन वाले सेट से। तो बनाते हैं कुछ। तो ये लो भाई, ये ए ये बी। अब इसमें कम रखने अपन को ए में, तो यहाँ पे रख दो अल्फ़ा बीटा। बी में ज़्यादा रखने, तो यहाँ रख दो ए बी सी। ठीक है, तो अल्फ़ा को कनेक्ट कर दो ए से, बीटा को कनेक्ट कर दो बी से, और सी को छोड़ दो। ठीक है, तो सी को छोड़ दिया अगर, तो भाई क्या है, ये इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं कि इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या। तो देखो, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे कि अल्फ़ा बीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी सी है, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, कनेक्ट करने की कोशिश करे, अल्फ़ा से ए कर दिया, बीटा से बी कर दिया। अब अगर सी को लाना है, ऑन टू बनाने की कोशिश करनी है, तो या तो अल्फ़ा से कनेक्ट करना पड़ेगा या तो बीटा से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज अल्फ़ा से कनेक्ट कर दिया या बीटा से कनेक्ट कर दिया, तब तो ये यूनिक इमेज नहीं हुई, दो इमेज हो गई बीटा की, बी और सी, तो फंक्शन ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये तो सवाल में दिया है कि फंक्शन तो है, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं हो सकता। तो इट कैन नॉट बी ऑन टू। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इनटू। केवल इनटू हो सकता है सेकंड वाले केस में। ठीक है, अब थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। सी पार्ट n1 और n2 बराबर है। ठीक है, तो एक एलिमेंट, पहले सेट में एलिमेंट्स हैं 3, लेट्स से ए बी सी, यहाँ पे भी 3 है x y z।
ए से बी। अब इनटू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए से एक्स कनेक्ट कर दिया, बी से वाई कनेक्ट कर दिया और सी से वाई कनेक्ट कर दिया, तो इनटू बन गया। ऑन टू भी बन सकता है अगर सी जेड से कनेक्ट हो जाता तो ए से बी, ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक से एक की मैपिंग, ये तो क्वाइट पॉसिबल। तो ये बन गया ऑन टू। तो इस केस में आंसर क्या है? इसमें दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लेट फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज अल्फा कामा इन्फिनिटी से लेकर 4 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। दिस इज द फंक्शन की इक्वेशन। देन फाइंड maximum possible value of alpha if f of x is onto, so it is given that कि ये फंक्शन है और हमें बताना है कि अल्फ़ा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता दो सच दैट ये जो फंक्शन है ये ऑन टू हो जाए। तो इस ऑन टू का क्या मतलब है कि इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, और कोडोमेन दिया हुआ है 4 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझ में आई कि जो रेंज है उसको हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 4 से लेके इन्फिनिटी, टू मेक इट ऑन टू। ठीक है, अब इसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, x माइनस 5 x माइनस 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना। फिर डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि रेंज हमें 4 से इन्फिनिटी चाहिए। डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू मेक ग्राफ ऑफ इट। ठीक है, क्या रूट्स हैं इसके? 5 और 1। तो 1 यहाँ पे कहीं पे, 5 यहाँ पे कहीं पे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये। दिस इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू 5। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया इसका। ठीक है, अच्छा अब रेंज कहाँ से कहाँ करनी है हमें? रेंज करनी है हमें 4 से इन्फिनिटी। तो ये वाली वैल्यू क्या है? ये तो 4 नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव में। 4 कहाँ पर होगी? 0 पे इसकी वैल्यू देखो, 0 पे इसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ 5। कैसे पता? x रख के देख लो यहाँ पे, x 0 रखो तो ये 5 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू 5 है। दिस वैल्यू इज़ 5। तो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें तो 4 से चाहिए ना, ये वाला चाहिए भाई, ये वाला। तो 4 पे लेट मी जूम इन। ये थोड़ा ग्राफ अच्छे से नहीं बना है, बट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए। हमें इसकी वैल्यू 4 से बड़ी चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू हमें 4 से बड़ी चाहिए तो अल्फ़ा कहाँ, मतलब कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक चाहिए? अगर डोमेन हमने यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक ले लिया तब तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें ये लेना पड़ेगा। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ नॉट अल्फ़ा। क्यों नहीं है ये अल्फ़ा? ये अल्फ़ा क्यों नहीं है? एक बार फिर से, कि अगर हमने ये अल्फ़ा निकाला, सपोज़ 4 पे वैल्यू करस्पॉन्ड करके ये अल्फ़ा निकाल दिया, तब तो अल्फ़ा से इन्फिनिटी रखा तो ये सब वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। लेकिन हमें तो 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें?
कोई बात नहीं, यहाँ पे रखो x माइनस 5 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 और इसको सॉल्व करो, जो भी x की वैल्यू आ जाए वो ये अल्फ़ा होगा। सॉल्व कर देते हैं इसे। 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। सॉल्व किया तो ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब दो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, यहाँ से श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इज़ व्हाट, बी स्क्वायर इज़ 36 माइनस 4ac, तो 4 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी होता है, ठीक है। हाँ तो सही तो लिखा है। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई 2। 32 यानी कि 4 रूट 2, ठीक है। दिस इज 4 रूट 2, 6 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ व्हाट 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2 और ये वाली जो वैल्यू है ये है 3 प्लस 2 रूट 2। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। आंसर इज अल्फा इज 3 प्लस 2 रूट 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये। अब बढ़ते हैं सेकेंड बाइफर्केशन पर, कि सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या होता है फंक्शन का। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इज ऑड या इवन फंक्शन। तो इवन और ऑड फंक्शंस, even or odd functions. So this is really very important. This is really very important. तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, a function is called even function if f of minus x is equals to f of x for all x belongs to domain of function। अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो वही की वही वैल्यू अगर मिल गई हमें तो हम कहेंगे वो इवन फंक्शन है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट्स से एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखोगे तब भी वही आएगा। कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है। एक और एग्जांपल, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, ये भी एक इवन फंक्शन है क्योंकि x की जगह अगर माइनस एक्स रखोगे तो यही का यही आ जाएगा। एक और x इंटू साइन एक्स, ये भी एक इवन फंक्शन है। क्यों, x की जगह माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स बनेगा, साइन एक्स में x की जगह माइनस एक्स रखो तो माइनस साइन एक्स बनेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो फिर यही का यही आ जाएगा। तो ये भी एक इवन फंक्शन है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं। तो देखो, इफ f of x is an odd function then f of x में अगर x के माइनस एक्स रख दिया सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ f of x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा और नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कहलाएगा ऑड फंक्शन। इसके एग्जाम्पल्स साइन एक्स, ठीक है। कैसे कि लेट्स से अगर f of x साइन एक्स है तो अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा f of माइनस एक्स विल बी साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो दैट्स व्हाट दैट इज नेगेटिव ऑफ f of x। तो यहाँ से f of माइनस एक्स इज नेगेटिव ऑफ f of x, सो हैंस इट इज ऑड फंक्शन, ठीक है।
सिमिलरली एक्स क्यूब, सिमिलरली एक्स क्यूब, सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स, सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स, ये सब ऑड फंक्शंस हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी फंक्शन या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। जैसे ऊपर या तो इनटू हो सकता था या तो ऑन टू हो सकता था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन इवन हो या ऑड हो, दोनों ही नहीं हो सकता है। इट मे नॉट बी इवन, मे नॉट बी ऑड। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इफ़ एफ ऑफ एक्स satisfies none of the condition in A or B, then it is called neither even nor odd, ना तो वो इवन रहेगा ना वो ऑड रहेगा। ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आई है तो एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। तो क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो लिखो इसमें इफ एफ ऑफ एक्स is not odd, then it is an even function। तो बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो इवन हो सकता है इवन भी नहीं हो ऑड भी नहीं हो। तो केवल अगर कोई इतना कहे हमें कि फंक्शन ऑड नहीं है तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वो फंक्शन इवन है? ना बाबा ना। ठीक है। एक और क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स, देन टेल अस कि इट इज़ इवन और ऑड। ये इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले x की जगह माइनस एक्स रखते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी कॉस इनवर्स माइनस एक्स। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज डिफाइंड एज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स है, ना तो ये एफ ऑफ एक्स है, और ना ही ये नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है। दोनों ही नहीं है, ये तो कुछ और ही बन गया। सो इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ कि भाई इवन है या ऑड है, क्या है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा और ये माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस एक्स क्यूब इज़ वॉट? माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स है और ना ही ये नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक और एग्जांपल बताओ, ये y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये इवन है या ऑड है? तो ये भी इवन और ऑड दोनों नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। और बताओ e टू द पावर x, तो ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, क्योंकि x से माइनस एक्स रखो तो क्या 1/e की पावर x बन जाएगा, पता नहीं वो क्या है। यहाँ पे x से माइनस एक्स रखोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 - x बन जाएगा।
ठीक है, तो वो भी फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो इसको देखना अच्छे से सॉल्व करके कि नाइदर और इवन और नॉर ऑड क्यों लिख दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, इवन और बताने के लिए कंडीशन क्या यूज़ कर रहे हैं हम कि जो पॉजिटिव एक्स में एक पॉइंट है और जो नेगेटिव एक्स में जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू देख रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स दोनों में ही होना चाहिए डोमेन, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस डोमेन होना चाहिए। तो नोट करके लिखो कि फर्स्ट पॉइंट फॉर a function for a function to be to be classified to be classified to be to be classified as even or odd, as even or odd, it should it should it should be defined it should be defined it should be defined in an interval in an interval in an interval which is symmetrical which is symmetrical which is symmetrical about origin about origin। ठीक है, तो that is if alpha belongs to domain of function then minus alpha should also belongs to domain of function। अगर अल्फा डोमेन ऑफ फंक्शन में है तो माइनस अल्फा भी डोमेन ऑफ फंक्शन में होना चाहिए, तभी हम इवन या ऑड की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल just for an example कि if domain of function is defined from -2 से 5 then ये सिमेट्रिक नहीं है ओरिजिन के अबाउट, कि अगर मैंने 3 को देखा तो -3 तो है ही नहीं, अब 4 को देखा तो -4 तो है ही नहीं। अब तो इसका मतलब ये फंक्शन चाहे कुछ भी इक्वेशन दी हुई हो, ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। मतलब then it cannot be even or odd। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कि फाइंड whether f of x is equals to x cube minus 2x square upon x minus 2 is even is even is even और odd। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इसका डोमेन क्या है। तो इसके डोमेन को अगर हम देखने जाएंगे तो x इक्वल टू 2 हटा होगा इसके डोमेन से। देखना गौर से कि f ऑफ x इज इक्वल टू, फैक्टराइज करें अगर इसे, x कॉमन लिया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो ऐसे काट दिया हमने इसको, अगर ये f ऑफ x एक्स स्क्वायर बन गया, बट x 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर 2 हो गया अगर तो डिफाइन नहीं होगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो x 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, लेकिन -2 तो है। लेकिन क्या बात कही गई थी कि अगर ऑड और इवन देखना है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकली डोमेन होना चाहिए। तो हेयर 2 इज नॉट इन डोमेन, 2 is not in domain, but -2 is in domain. That means f of x is neither odd nor even। ठीक है, ये बात हमें
याद रखनी है। तो इतना ही करते हैं आज, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।